So, hello everyone, welcome to the Market Decoder after a long time, after a long break. सो फ्रेंड्स ये काफ़ी टाइम हो गया है। लास्ट वीडियो जो थी हमारी जीएसटी पे थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 40-45 डेज़ का एक गैप हो गया है। सो इस गैप का भी एक रीज़न है। जैसे स्टॉक मार्केट में बुल रन एंड बियर रन आते हैं, वैसे लाइफ भी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। सो एक छोटा बियर रन फेज़ आप कह सकते हो उसे। बट ह्यूमन स्पिरिट भी जो है वो स्टॉक मार्केट की तरह ही है। एक बार जब बियर रन आता है, उसके बाद बुल रन आना ही आना है। सो कीपिंग ऑल द प्रॉब्लम्स असाइड, कीपिंग ऑल द इश्यूज असाइड, हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से उसी एनर्जी के साथ, उसी कॉन्टीन्यूटी के साथ हम फिर से वीडियोस लेके आते रहेंगे। और आपके फीडबैक को सुनते हुए मैंने देखा कि और भी कमेंट सेक्शन में आपके कुछ स्टॉक के नेम्स पड़े हुए हैं, तो हम धीरे धीरे करके वो स्टॉक्स को पिक करेंगे जिन पे एक डिस्कशन बनता है। बट आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस की। सो फ्रेंड्स, हमने टीसीएस का एक एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है, जहाँ पे हमने उसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को कवर किया है। अब हम देखेंगे कि हमने जो बातें की थी फर्स्ट वीडियो में और जो अभी क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है, हम उसे कैसे देख सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितना ज़्यादा नेगेटिव माहौल बनाया गया है टीसीएस को लेके, जितना ज़्यादा ऐसे शो किया जाता है कि जैसे एवरीथिंग इज़ गोइंग इन लॉस, कि कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, और आप अभी भी देखोगे तो कुछ वैसा ही इशू चल रहा है मार्केट में। स्टिल टीसीएस अभी नीचे ही है। उनके जो रिजल्ट्स थे, उनके जो मार्जिन्स थे, प्रॉफिट थे, रेवेन्यू थे, मुझे कोई बैड रिजल्ट नहीं लगा। क्योंकि जब कंटिन्यूअसली फॉर 1 ईयर 2 ईयर हम ये कहते रहते हैं कि बहुत ख़राब रिजल्ट है, बहुत ख़राब रिजल्ट है, बट उसमें भी ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं। सो एक टाइम आएगा, अभी आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस के लिए भी सेम बातें बोली जाती थी। वो 2-3 साल फंसे रहे एक रेंज में, कंसोलिडेट हुए, उनका वैल्यूएशन कम होता गया, और अभी अभी आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों ही लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, और अभी भी पोटेंशियल है एक अपसाइड की। आज टीसीएस भी वैसे ही फंसा हुआ है जैसे एक टाइम बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक फंसे थे। बहुत लोगों ने अपने एचडीएफसी स्टॉक्स को बेच दिया, ये कहते हुए कि नहीं नहीं, अब ये स्टॉक बूढ़ा हो गया है, इसमें कुछ नहीं बचा है। बट अगर आप अभी देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये एक लर्निंग भी है कि आप अदर ब्लू चिप स्टॉक से समझ भी सकते हो कि कैसे हम एक बैक टेस्टेड डेटा को देखें कि जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो बढ़िया कंपनीज हैं, जिन्होंने 15-20 साल तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, वो जाती हैं, कभी कभी बुरे फेजेस से जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस स्टॉक को बेच के निकल जाएं। तो चलिए देखते हैं कि टीसीएस का रिजल्ट कैसा रहा। हमें उसमें क्या इंसाइट मिलती है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, इस स्टॉक का क्या करना चाहिए, इसे सेल कर देना चाहिए, इसे होल्ड करके रखना चाहिए, या और परचेज करना चाहिए। मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले फिर से ये कहूँगा कि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है, लेकिन एक जेन्युइन कमेंट्री होगी स्टॉक्स पे, उसके फंडामेंटल्स पे, उसके टेक्निकल पे, उसकी वैल्यूएशन पे। सो इस वीडियो को वैसे ही देखिएगा, और मेरे या किसी के भी कहने पे डायरेक्ट अपना पैसा किसी भी स्टॉक पे मत लगाइएगा। सो अगर हम चलते हैं स्क्रीनर पे, तो स्क्रीनर पे सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्टॉक को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले चलते हैं इसके चार्ट पे, तो आप देखोगे कि चार्ट अभी भी लगभग अपने लोवेस्ट पॉइंट पे ही लुढ़का हुआ है। फिर हम सबसे पहले देखेंगे इसके क्वार्टर्स को। सो जो रीसेंट क्वार्टर है, क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में इसके क्वार्टरली रिजल्ट को स्टडी किया था, बट अगर अभी हम इसके लेटेस्ट क्वार्टर को देखें, जो कि सितंबर 2025 का क्वार्टर है, अब रेवेन्यू देखिए जो है 65799। ये इनकी अगेन ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू है। अगर आप इनके सेल्स फिगर को देखो पिछले 12 क्वार्टर्स को, तो दिस इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग क्वार्टर फॉर टीसीएस।
फिर हम चलते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो है 12,131 करोड़। ओके, अभी हम कह सकते हैं कि ये 3 क्वार्टर्स जो थे इनके रिजल्ट लेटेस्ट क्वार्टर से अच्छे हैं, बट अगर आप सितंबर 2025 को सितंबर 2024 से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ये बढ़ा हुआ रेवेन्यू है। सो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो, क्योंकि ये साइक्लिक इंडस्ट्री भी है, इनमें कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स नहीं आते हैं, किसी एक क्वार्टर में बढ़िया होता है, दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा कम होता है। सेम अगर आप बैंक्स में देखो तो बैंक्स में भी होता है कि Q4 काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है। सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी स्लो है डेफिनेटली, बट ग्रोथ है, ग्रोथ इज स्टिल देयर। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो ईयरली पिक्चर शो करता है हमें, आप सेल्स पे आओ तो अगर आप मार्च 2025 का देखो तो भी हाईएस्ट था, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अगर आप रेवेन्यू को देखोगे ये भी हाईएस्ट है। अगेन ट्रेलिंग 12 मंथ्स के प्रॉफिट्स को देखोगे तो ये भी हाईएस्ट है, और अगर आप इसके प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे तो ये प्रॉफिट मार्जिन भी जो 26% था उससे बढ़ के 27% हो गया है। तो मार्जिन में भी कोई ऐसा खास कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। सो रिजल्ट्स तो ओवरऑल ठीक ही दिख रहे हैं, और अगर आप न्यूज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने अपने मार्जिन गाइडेंस को बीट किया था। अब देखते हैं कि इन इसमें पॉजिटिव्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही पॉजिटिव लेनी चाहिए। तो अगर आप मनी कंट्रोल की ये न्यूज़ पढ़ो, TCS posts broad-based growth in Q2. Order book grows 16.2% year on year to $10 billion. सो अब आप ये समझिए कि रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट इन लाइन है, प्रॉफिट्स इन लाइन है, मार्जिन्स इन लाइन है, और ऑर्डर बुक 16% से बढ़ी है। कि जो ऑर्डर बुक लास्ट सेम क्वार्टर में ऑलमोस्ट 16.2 से कम थी, वो 10% $10 बिलियन तक आ चुकी है। तो ये जो ऑर्डर बुक है ये क्या होंगी फ्यूचर में, यही ऑर्डर बुक जो होती हैं वो रेवेन्यू में कन्वर्ट होती हैं, रेवेन्यू में कन्वर्ट होती हैं, फिर वही चीज़ प्रॉफिट में कन्वर्ट होती हैं। सो अगर हम सिर्फ एक साल को भी मान लें, हालांकि ये बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सालों साल चलते हैं, कहीं कहीं 8-10 साल भी चलते हैं, बट ये एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि अभी भी एक खराब मार्केट में भी 16% से आपकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। तो जब समय थोड़ा ठीक होगा, जब डोनाल्ड ट्रम्प भी चीज़ों को समझ जाएंगे, और अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मार्केट ईज हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प के भी जो वर्ड्स हैं थोड़े से अब शांत लग रहे हैं, बट डेफिनेटली वी कैन नॉट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। वो किसी दिन अचानक से आके बोल देंगे कि नहीं नहीं नहीं, फिर से टैरिफ लगाओ 200%, या फिर H1B वीज़ा के लिए कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज ला सकते हैं। तो फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर से पैनिक होगा, फिर से लोग सेल करेंगे स्टॉक्स, तो ये चलता रहेगा। बट लार्जर पिक्चर क्या है? लार्जर पिक्चर ये है कि रेवेन्यू अभी भी बढ़ता हुआ है, ग्रोथ अभी भी है, प्रॉफिट अभी भी है, मार्जिन अभी भी सही है, एंड ऑर्डर बुक भी एक डिसेंट परसेंटेज से बढ़ा है। अगर आप TCS की हिस्ट्री में देखोगे तो ऐसा नहीं हुआ है कि इनको ऑर्डर बुक 35 या 40% से इंक्रीज होती है, ऐसे ही होती है 16%, 20-22%। सो इसे एक बहुत ही, मैं पर्सनली इसे एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह लेता हूँ, एक पॉजिटिव क्यू की तरह देखता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, और अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि इस एनालिसिस में कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप उसे फीडबैक के रूप में कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम एक एक करके आपके कमेंट्स भी उठा सकते हैं किसी एक स्पेशल वीडियो में। फिर अगर हम एक दूसरी न्यूज़ देखें जो आ रही है, TCS Q2 results breakdown, how the giant is preparing for the next phase of AI growth, the road ahead for investors. So अब ये इसका एक बेसिक की टेक अवेज है जिसमें इन्होंने बता दिया है कि क्या प्रॉफिट है, क्या रेवेन्यू है। Then the company is heavily investing in AI and digital infrastructure, including 1 gigawatt AI data center in India. तो एक और अच्छी बात है कि इंडिया की ही सबसे बड़ी कंपनी, IT कंपनी इन्वेस्ट कर रही है हैविली
डेटा सेंटर का भी बूम आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखा होगा, जैसे अनंतराज एंड अदर स्टॉक्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि एक डेटा सेंटर बूम भी चल रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है, कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करती है हमारे यहाँ डेटा सेंटर्स में, वो भी एक अच्छी बात है। बट ये ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारी ही एक कंपनी, जो कि सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की और वर्ल्ड में भी टॉप की कंपनी है, वो इंडिया में ही $1 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, सॉरी 1 गीगावाट, सॉरी 1 गीगावाट एआई डेटा सेंटर अपने ही कंट्री में डाल रही है। सो ये एक और चीज़ दिखाती है कि इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम खुद भी बेहतर हो रहा है। जो डेटा अभी तक आपका विदेशों में रहता था उनके डेटा सेंटर्स में, वो धीरे धीरे आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज देश में ही स्टार्ट कर रही हैं। तो अगर टीसीएस ने स्टार्ट किया है, आप ये वीडियो सेव कर लेना और देखना 3-4 महीने 6-8 महीने के बाद और भी बड़ी बड़ी इंडिया की जो कंपनीज है सेम न्यूज़ देती हुई मिलेंगी कि कोई 1 गीगावाट कर रहा है, कोई 500 मेगावाट का डेटा सेंटर का प्लांट इंस्टॉल कर रहा है। बट ऐसी न्यूज़ बहुत कॉमन हो जाएंगी, अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर टीसीएस एंड द टोटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और फिर से अगर एक बार स्क्रीनर पे चलें और देखें कि इसका वैल्यूएशन कैसा है, तो अगर चार्ट पे चले आप देखोगे कि ये अपने हाई जो 4500 का बना था वहां से गिर के ऑलमोस्ट इस समय 3000 के करीब, 3100 के करीब चल रही है। अगर हम पीई रेशियो पे चलें तो फिर से आप देखोगे कि इसका पीई रेशियो अभी भी बहुत ही लोअर साइड पे है, डिस्पाइट पोस्टिंग डिसेंट रिवेन्यू आई वुड से। अभी भी इसका स्टॉक गिरा हुआ है। तो इस स्टॉक में वैल्यू तो साफ साफ दिखती है, ये आप देख सकते हो। ये कोई मेरा पर्सनल बायस नहीं है इस स्टॉक के तरफ, बट आप देखो तो 5 इयर्स का जो एवरेज पीई था वो 31.2 था और करंट पी 22.2 है। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट अपने टॉप से एवरेज मीडियन पी से ऑलमोस्ट 30% सस्ता आपको ये अभी मिल रहा है। अब मैंने जैसे आपको एचडीएफसी का एग्जांपल दिया था, बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दिया था, तो एक बार देखते हैं बजाज फाइनेंस को भी। अगर बजाज फाइनेंस को आप देखो तो बजाज फाइनेंस के पहले चार्ट पे चलते हैं तो आप देखोगे कि अभी ये 1 साल में यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो ये 1 साल का चार्ट तो काफी अच्छा लग रहा है, बट अगर यही हम 3 साल के चार्ट में चलें या 5 साल के चार्ट में चलें तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक बहुत टाइम से यहाँ से लेके जो इसका हाई था ऑलमोस्ट 786 का, डेफिनेटली पहले 5 गुना ज़्यादा था, फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ था। सो मैं करंट चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, 786 का स्टॉक था वो, फिर देखो बस ये नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया और इस रेंज में फंसा रहा। और जब ये फंसा रहा तो इसकी वैल्यूएशन जो है वो कम होती गई। हम बैंक्स के लिए पीबी रेशियो देखते हैं तो पीबी रेशियो को ही कंसिडर करेंगे। तो आप देखोगे कि जिस टाइम पे ये मैंने जब आपको प्राइस चार्ट दिखाया था तो प्राइस चार्ट में जब स्टॉक लगभग 780 के करीब था और फिर 3 साल उसी रेंज में फंसा रहा तो प्राइस तो सेम था और एनालिस्ट स्टार्ट कर दी थी बातें कि बजाज फाइनेंस इज नॉट डूइंग वेल और बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज कर देंगे। जबरदस्ती कोई एनालिस्ट आपके टीवी शोज पे आके ऐसी बातें कर देगा जो कि असली लगती है, सही लगती है, बट सही नहीं होती है। वो देर सवेर वो स्टॉक ब्रेकआउट देगा और फिर बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जो पैसा 2 साल में नहीं बना है वो 3-4 महीने 6 महीने में बन जाता है। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो आप देखो कि इनका 3 साल से जो एवरेज था प्राइस का वो उतने पे था, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, उसी टाइम पे इनकी जो वैल्यूएशन है वो कम होती जा रही थी, वो सस्ती होती जा रही थी। अब यहाँ पे अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो कितनी थी, 12.7 की थी। 12.7 से गिरते 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 लोएस्ट पे आई 4.8 पे और मीडियन जो प्राइस टू बुक वैल्यू है इनकी वो 8.2 थी। तो अभी भी इतना बढ़ने के बाद भी ये अपने एवरेज बुक वैल्यू पे भी नहीं पहुंचा है बजाज फाइनेंस। तो इट इज पॉसिबल कि बजाज फाइनेंस
अभी 1100 का है, मे बी 1300, 1400, मे बी 1500 पहुंच जाए। और फिर वही सेम गलती होगी कि जब वो टॉप पे पहुंच जाएगा या एक्सपेंसिव हो जाएगा तो सब लोग उसे लेने भागेंगे, और बहुत लोग फंसेंगे उसी रेंज में जो कि 1200 से 1250 वाली रेंज है, और फिर वो कहेंगे कि पैसा नहीं बन रहा है क्योंकि आपने उसे नीचे नहीं लिया था। सेम कहानी HDFC बैंक की है। HDFC बैंक पे चलते हैं, बिल्कुल सेम कहानी। अगर चार्ट पे चलें तो चार्ट पे आप देखोगे कि पी रेशियो जो है वो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। 28 से आप मान लो 28 था, यहाँ से गिरते गिरते अपने लोएस्ट को टच किया, 15.8 पे आ गया। बट ये तो गिर रहा है, लेकिन सॉरी हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात कर रहे थे, आई एम सॉरी। तो प्राइस टू बुक रेशियो 4.7 से गिरते 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 एकदम 2.1 तक भी आया था, फिर 2.5 रहा, और अभी भी कोई खास एक्सपेंसिव नहीं है HDFC बैंक। बट प्राइस को अगर आप देखो, ये भी सेम उसी रेंज में फंसा हुआ था, जो ये 800 और 820 तो कह लो कि इसकी जो रेंज थी। ये इस डेट क्या है, अक्टूबर 21 से लेके लगभग आप मान लो अक्टूबर 24, यानी 3 साल ये भी कुछ नहीं दिया। बट क्या इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था? बढ़ रहा था। क्या इसका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था? बिल्कुल बढ़ रहा था। तो जब स्टॉक आपको थका देता है तो मैक्सिमम लोग क्विट कर जाते हैं, और उसके बाद क्विट करते ही बहुत लोगों का पैसा बनना स्टार्ट होता है। तो HDFC बैंक भी अभी 1000 पे है, ये भी 1300, 1400, 1500 जा सकता है यहाँ से। फिर जब इनकी वैल्यूएशन कह लो कि मीडियन से थोड़ी ऊपर हो जाएगी, और अगर बहुत अच्छा बुल रन का केस होगा तो वो तो 2000 ही पहुंच सकती है। सो देर इज नो लिमिट इन स्ट्रॉन्ग बुल रन। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? कंपनियां कंसोलिडेट करेंगी, वहीं पे रुक जाएंगी, फिर 3 साल, फिर वहां से गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। सो बेस्ट बेट कब होती है? बेस्ट बेट तब होती है जब स्टॉक अपने लाइफ टाइम में, या फिर कह लो 5 साल 10 साल के एवरेज के लोएस्ट पे चल रहा हो। वो भी कैसी कंपनी? जिसने 30 साल 20 साल कंसिस्टेंटली पैसा बना के दिया है। और ये कोई फर्स्ट फेज नहीं है TCS का या HDFC बैंक का या बजाज या हैवेल्स, आप कोई भी ब्लू चिप उठा लो, सारी ही कंपनियां बहुत ही कंसिस्टेंट है। 2-3 साल का पीरियड हो सकता है कि कूलिंग पीरियड हो, उसमें भी आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और डिमांड आएगी, मैं उन टेक्निक्स को भी आपसे शेयर करूंगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करनी है। बट उन डिस्कशंस के लिए अभी हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं। तो एटलीस्ट 3-3.5 या 4000 सब्सक्राइबर बेस पे हम ये स्टार्ट करेंगे। जो आप, मैं क्लासेस नहीं कह सकता हूँ, बट जो टेक्निक्स होती हैं कि कैसे बहुत सेफली खेलना है, कैसे समझना है कि हाँ दिस इज द राइट टाइम टू पुट योर मनी इन द मार्केट, एंड देन दिस इज द राइट टाइम टू टेक योर मनी आउट ऑफ द मार्केट। सो धीरे धीरे ऐसे ही समझेंगे। TCS का मैंने आपको दिखाया, और इसमें अगर आपको थोड़ी से और फंडामेंटल समझने हैं, कंपनी के बारे में समझना है, तो TCS की फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी एनालिसिस की, स्टॉक एनालिसिस की, आप उसको देख लो। फाइनेंशियल्स मैंने समझाए हैं, वैल्यूएशन मैंने समझाया है, और एक बार बैलेंस शीट में भी चल लेते हैं कि देखते हैं कि क्या बैलेंस शीट में भी कुछ ऐसा है। तो बैलेंस शीट में भी आप देखोगे तो इनका टोटल एसेट बढ़ता हुआ है, ऑल टाइम हाई 43 लाख करोड़ से बढ़ के 45 लाख करोड़ का फिक्स्ड एसेट है TCS के पास, टोटल एसेट, सॉरी नॉट फिक्स्ड एसेट्स। सो अब ये 50 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ की जो कंपनियां हैं, दे नो वेरी वेल कि कैसे इन मार्केट कंडीशंस को बीट करना है, कैसे ये 2-3 साल के कूलिंग पीरियड में भी प्रोजेक्ट्स लेके आते रहे हैं, ठीक है। और बाहर की कंपनियों को भी पता है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज में से यही कंपनीज आती हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। सो इनके पास हमेशा 10-10 साल के 20-20 साल के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, और ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सो डेफिनेटली थोड़ा शोर है मार्केट में। ये शोर एग्जाम्पल मैंने दिया कि बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक के लिए भी था, और भी कंपनियां हैं जिसको मैं भी धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट करूंगा। इस गैप के बाद आया हूं, तो अब धीरे धीरे हम सारी ही कंपनियों पे आएंगे, हैवेल्स पे आएंगे, कोलगेट पे आएंगे, और एक दिन Q2 रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि किन कंपनीज के अच्छे रहे, किन कंपनीज के अच्छे नहीं रहे। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिए। सो TCS को आइडिया है कैसे मार्केट में चलना है, कैसे मार्केट की हेडविंड्स को
बियर करना है कुछ टाइम तक, और जैसे भी चीज़ें ठीक होंगी तो चीज़ें ठीक होने के बाद भी सबसे अच्छा परफॉर्म करते आपको यही कंपनियां दिखेंगी। आज शायद ये 3000 के करीब है, 45,000 सॉरी 3000 के करीब है, 4500 के करीब इसका हाईएस्ट था। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये अगले 1.5-2 साल में 6000 पहुंच जाए या 7,000 पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि वो 4,500 ही पहुंचे या 4,000 ही पहुंचे। हर तरीके से चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। दिवाली का जो क्वार्टर था, मोस्ट लाइकली अगला क्वार्टर थोड़ा अच्छा आना चाहिए सभी कंपनीज के लिए, क्योंकि बहुत सेल हुई है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हुई है। तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट सभी पे प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई एम नॉट श्योर कि आईटी कंपनीज पे कैसा दिखेगा, बट विद दैट होप कि अगर ये अपना रेवेन्यू फिर से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, प्रॉफिट फिर से थोड़ा बढ़ाते हैं, तो इनकी वैल्यूएशन और सस्ती हो जाएगी। सो जहाँ तक बात है क्वेश्चन की बाई होल्ड या सेल की, सो डेफिनेटली सेल करने वाला स्टॉक तो ये नहीं लग रहा है। आप इसे होल्ड कर सकते हो, और अगर आपको परचेज करना है तो आप रिसर्च कर लो एक बार, और जो मैंने बताया वो समझो, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भी लोगों के साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन के रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सीरियसली इंटरेस्टेड है। किसी भी सबके साथ शेयर ना करें, क्योंकि मुझे जेन्युइन लोग चाहिए जो कि लिटरली सीखना चाहते हैं और सिखाना भी चाहते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा द मार्केट डिकोडर के इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपने क्वेरीज को आप मैसेज में भेज सकते हैं, हम 1-to-1 भी वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। So with this, I hope you like this video. Thank you so much for all those people जो कि चैनल बंद होने पे भी, बंद नहीं होने पे, इस ब्रेक के बीच में भी कमेंट्स कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम एनर्जी के साथ, सेम एंथुजियाज्म के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।